डियर स्टूडेंट्स, 23 जून को होने वाले नीट के री एग्जामिनेशन को बंसल क्लासेस की तरफ से मैं सीनियर फैकल्टी प्रवीण कुमार आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये बार मैग्नेट की है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है ये। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है, m डॉट बी, और इसको हम लिख सकते हैं एम बी कॉस थीटा, क्योंकि m और b के परपेंडिकुलर की बात कही जा रही है। तो एंगल कितना हो गया, थीटा जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करें तो सेकंड विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। ए बॉब इज वर्ल्ड मतलब घुमाया जाता है इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 rpm if the tension in the string is quadrupled means 4 times while keeping the radius constant the new speed is। तो देखिए बेटियाँ, ये मान लीजिए बेटा, ये अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर मास m है, इसकी लेंथ l ले लीजिए जो रेडियस से काम करेगी, और ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। हॉरिजॉन्टली इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो इसका टेंशन T है, और हम देख सकते हैं अगर ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है तो इस पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ आर रेडियस है, और यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस लेंथ के बराबर है, तो क्या कह सकते हैं इसे, ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक। तो अगर हम देखें बाई सेकेंड लॉ से सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, तो टेंशन टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये एम और ए सी, तो टी इक्वल टू एम, और इसकी जगह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल। इन नेक्स्ट केस में वो क्या कहता है कि टेंशन 4 टाइम्स हो जाती है। तो बेटा टेंशन 4 टाइम्स हो जाए, मास तो वही है, ओमेगा कितना हो जाएगा, मान लीजिए ओमेगा डैश स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और रेडियस भी कांस्टेंट रखी गई है तो रेडियस सेम रहेगी, कुछ इस तरह से। इसे कह देते हैं रिलेशन नंबर 1 और इसे रिलेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश स्क्वायर। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं 1/2 इक्वल टू ओमेगा ओवर ओमेगा डैश। तो 1/2 इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 10 rpm एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 20 rpm हो जाएगा। तो 20 rpm अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये करेक्ट चॉइस है हमारा। ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से प्रॉब्लम पूछी गई है। ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब। देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक, और इसकी जो डायमेंशन है वो एक आर्म की जो लेंथ है डेट इज 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये मेटेलिक क्यूब है, इसने दे रखा है, तो मेटल मतलब कंडक्टिंग हो गया, और कंडक्टिंग में तो जो सारा चार्ज है सारा का सारा वो कहाँ पर चला जाएगा, कॉर्नर्स पर चला जाएगा, उन पॉइंट्स पर चला जाएगा जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है। अब लेकिन अगर इस तरह से कंसिडरेशन लोगे तो कैसे, मतलब वेरिएबल हम कह सकते हैं कि वेरिएबल सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, तो इसमें बस निकाल दिया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज
अपॉन सरफेस एरिया, एरिया ही लिख देते हैं उसे हम। तो चार्ज कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया बेटा एक फेस का कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4। और टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस जो है हमारे 6 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा 0.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर -2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर diamagnetic material. All the symbols carry their usual meaning and epsilon is a small positive number. Okay. तो बेटा क्या होता है, जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, ये मैग्नेटिज्म से पूछी गई है और इसमें इनकरेक्ट रिलेशन हमें बतानी है। मटेरियल हमारा डायमैग्नेटिक है और ये एप्सिलॉन ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो म्यू के बारे में बात हो रही है, तो परमेबिलिटी जो होती है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स कह सकते हैं। एक्स क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, और ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव होती है। इनफैक्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 से बड़ी, मतलब स्टार्ट होती है और 0 से कम होती है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो है अगर हम इस रिलेशन को यहाँ पर पुट कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट भी करेक्ट हो गया। अब म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू इक्वल टू जो होता है, अभी हमने लिखा था पहले, फिर से लिखे दे रहे हैं, इतना होता है। तो म्यू आर ये हो जाएगा म्यू ओवर म्यू नॉट, और 1 प्लस म्यू नॉट, म्यू आर इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो जो इसकी वैल्यू है अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये 1 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, तो फोर्थ वाला ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, हमें सेलेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि वो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये फ्लूइड से प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या क्या दिया हुआ है हम यहाँ ब्रीफ कर देते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K1 और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K2। ठीक, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी हाइट जब ऊपर गई है तो। और अगर हम देखें यहाँ पर जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब ज़्यादा होगा तो स्पीड घटनी है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो भी काइनेटिक एनर्जी घटनी है। तो इससे पक्का हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, पर यूनिट वॉल्यूम भी बात करें तो उसमें भी सेम रिजल्ट रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो K2 है वो किससे कम होनी चाहिए, K1 से कम होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज v, द प्लेनेट हैविंग, जिसका मास 9 टाइम्स है एंड ऑफ अर्थ एंड रेडियस 16 टाइम्स ऑफ अर्थ। तो वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। अब एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की होती है वो कितनी होती है बेटा, √2gm/r, जहाँ सबका यूजुअल मीनिंग है। अब प्लेनेट की बात करें तो v डैश, 2 तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। मास कितना हो बेटा 9 टाइम्स, तो 9m, और रेडियस कितनी हो जाएगी 16 टाइम्स। तो ये कितना हो गया 3/4 √2gm/r। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से अगर हम रख दें तो ये कितना आ जाएगा 3/4v। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया इसमें भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
An electron and alpha particle are excited by same potential difference. Let lambda e and lambda alpha denote the de Broglie wavelength of electron and alpha particle respectively. तो रिलेशन बताना है बेटा, लैम्डा ई और लैम्डा अल्फा में क्या क्या होगा. तो सबसे पहले अगर डी ब्रॉगली लेंथ के बारे में बात करें तो क्या होता है, एच अपॉन लीनियर मोमेंटम पी. इसको क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी. इसको क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन अंडर रूट 2m k, जहाँ के क्या है काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी. इसको और क्या लिख सकते हैं हम, एच अपॉन अंडर रूट 2m और चार्ज क्यू डेल्टा वी. ये एक जनरल फॉर्म हो गई इसकी. ठीक. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, अब डेल्टा वी तो सेम है बेटा सबका, तो क्या हो जाएगा, H अपॉन 2me, जहाँ me इलेक्ट्रॉन का मास है और उसका चार्ज को क्या मान लेते हैं E, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी सेम है. सेकंड, अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो H अपॉन अंडर रूट 2m अल्फ़ा इंटू इसका मास तो m अल्फ़ा हो गया और चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया 2 टाइम्स के बराबर पॉजिटिव, और डेल्टा भी तो सेम है. अब मैं करता हूँ डेल्टा E ओवर डेल्टा अल्फ़ा. तो क्या बेटा मिलेगा, मुझे मिलेगा अंडर रूट में ट्वाइस m अल्फ़ा एंड डिवाइडेड बाई m e. तो यहाँ से क्लियर है कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा होगा और ट्वाइस भी आ रहा है ऊपर. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो लैम्डा ई होगा वो किससे बड़ा होगा, लैम्डा अल्फ़ा से बड़ा होगा. साफ साफ दिखाई दे रहा है. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियरली गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 8. An object moving along horizontal x direction with kinetic energy 10 joule is displaced through x equal to 3 I cap meter. मतलब काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है और इतना डिस्प्लेसमेंट किया उसे x डायरेक्शन में बाय द फोर्स, ये फोर्स दे रखी है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस. मतलब जब वर्क डन हो गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो इस प्रॉब्लम में हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं. तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन F डॉट S इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये कितना, -2 I कैप प्लस 3 J कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 I कैप. फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे मालूम करनी है, इनिशियल कितनी थी 10 जूल. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू के एफ माइनस 10. तो के एफ इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 जूल. ऑप्शन सेलेक्ट करें तो थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट प्रॉब्लम. An object falls from a height of 10 meter above the ground. After striking the ground, it loses 50% of kinetic energy. The height up to which the object can rebound from the ground. तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ पर कोई बॉडी आई काइनेटिक एनर्जी के से, और उसके बाद में टकराने के बाद में इसका हाफ मतलब 50% लॉस हो गया. तो हाफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, तो कितनी बची, हाफ ही बची. तो कितनी रिमेनिंग बची, k/2. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², या हाफ mv² इक्वल टू क्या है, k, ऐसे कह सकते हैं. अब हाफ m ये तो कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, v² इज इक्वल टू v इज प्रोपोर्शनल टू k. हाफ m को हमने कांस्टेंट ले लिया तो क्या कह सकते हैं, v² प्रोपोर्शनल टू k कहा जा सकता है इसमें. अब इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर जो ग्राउंड पर हिट करी वो u स्पीड से हिट करी, और जाने वाली स्पीड जो है कितनी है v.
तो इस रिलेशन जो पहली वाली स्पीड है, एक रिलेशन हमारी बन जाएगी यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू के, और दूसरी वाली जो बन जाएगी u की जगह हम कर देंगे v इज प्रोपोर्शनल टू k बाई 2। इनको अगर डिवाइड कर दें तो यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये k अपॉन k बाई 2 डेट इज 2, या u बाई v इक्वल टू √2 एंड v इक्वल टू u बाई √2। मैं पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए k काइनेटिक एनर्जी आई यहाँ पर, और जाने के समय कितनी हो गई, k बाई 2 हो गई। तो ये हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k। अब मैंने फिर से प्रॉब्लम को लिया, u स्पीड से आया और मान लीजिए v स्पीड से बाउंस बैक हुआ, तो u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k, सिमिलरली v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k बाई 2। इसको यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया और अंडर रूट ले लिया, तो ये मेरे को रिजल्ट आ गया। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि u स्पीड से आया और कितने से गया, ये u बाई √2 से ऊपर गया। किस हाइट से आया था, ये दिया हुआ है यहाँ पर 10 मीटर से। ये जो h इक्वल टू है, ये कितना है हमारा, ये 10 मीटर है। तो कितनी हाइट तक जाएगा, मान लीजिए स्मॉल h हाइट तक जाएगा, ये हमें मालूम करना है। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हैं कैसे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए पहली वाली रिलेशन के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 प्लस 2 माइनस g, और ये कितना माइनस h, और h की वैल्यू 10 मीटर है, ले लेंगे बाद में, और ये v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2, g की वैल्यू रख लो 10 और h की वैल्यू भी रख लो 10, और नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया। तो v इक्वल टू कितना आ गया, 10√2 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर जो ऊपर जाने वाली स्पीड है, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका 1/√2, 10√2 एंड डिवाइडेड बाई 1/√2, मतलब √2 से डिवाइड कर दें तो कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी हाइट अगर निकालनी हो तो हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर कितना, 10 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो कितना आ गया ये 5 मीटर। ऑप्शन सेलेक्ट करें तो यस, 5 मीटर इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in the circuit shown below the inductance L is connected to an AC source. The current flowing in the circuit I equal to I naught sin omega t. The potential drop VL across this inductor L, ये कितना होगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, L di बाई dt, जहाँ E को पोटेंशियल ड्रॉप मान सकते हैं, और इसका ले लीजिएंगे हम, अगर जरूरत पड़ी तो मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो केवल डिफरेंस बताना है। L I कितना है हमारा, ये रहा, तो di बाई डी टी, L d बाई डी टी, I की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे I नॉट साइन ओमेगा टी, L I नॉट, और ये कितना हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा एक और बाहर आ गया इसका। तो ये देखें तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। आगे बढ़ जाते हैं। एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस हमें पता है 12 पिको फैराड, डेट इज 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना है, वो 50 वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ CV² लगा देंगे हम, हाफ C की जगह 12 इंटू 10⁻⁻12, और V कितना है हमारा 50 इंटू 50।
इसे सॉल्व करके अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 15 नैनो जूल। तो नैनो जूल में ये आंसर मांग रहा है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा हमारा। डायरेक्ट प्रॉब्लम थी ये। क्वेश्चन नंबर 12, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर d कैरीज ए करंट 100 मिली एम्पियर। एक वायर ले लेते हैं बेटा, इसका डायमीटर मान लेते हैं d, और यहाँ पर जो करंट जा रही है I1, इसको मान लेते हैं 100 मिली एम्पियर। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो कितनी है, यहाँ पर v है। वैसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन के। तो ये पहला केस ले लिया। अब एक दूसरा वायर लिया जिसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर कितना है d/2। मटेरियल सेम है, कैरी ए करंट 200 मिली एम्पियर। तो जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें I2, ये पहले ही कंपैरिजन में डबल हो रहा है 200 मिली एम्पियर। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है कि यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है। ठीक है, तो बेटा जो रिजल्ट है हमारे पास में वो क्या होता है, J = VDNA, जहाँ सबकी यूजुअल मीनिंग है। J क्या है, करंट डेंसिटी, तो इसी का लिख सकते हैं I/A = VDNE। I = कितना बेटा, A × VDNE। अब हम कह सकते हैं कि इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर आधा हो गया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, A/4। ठीक है, तो अच्छा, क्योंकि मटेरियल सेम है तो ये जो स्मॉल n है ये सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। जब मटेरियल सेम है तो वो सेम हो जाएगी, और चार्ज भी सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि I = A × VD, या I1/I2 = A1 VD1/A2 VD2। I1 पहले में वैल्यू रख दीजिए 100 और दूसरे में रख दीजिए 200। A1 पहले में रख दीजिए A और दूसरे में रख दीजिए A/4। VD कितना था बेटा, पहले का VD V है, और दूसरे का मुझे मालूम करना है, तो उसे कह दीजिए, उसे VD2 ही लिखा रहने दीजिए। तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 गई है इस तरह से, तो ये आएगा 1/2, 4 ऊपर चला जाएगा, 4V/VD2। तो दिस इम्प्लाइज दैट VD2 = क्या हो जाएगा, 8V। तो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन विल करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन नंबर 13 में है, ये प्रॉब्लम एरर से पूछ ली गई। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपको 200 ± 4 वोल्ट, और करंट हमें जो मिलती है वो मिलती है 20 ± 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज में एरर है ये ±4 की है, और जो करंट में एरर है वो ±0.2 की है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्लियर है, जब हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस V में ही एरर है और मेजरिंग करंट I में भी एरर हम शो कर रहे हैं, तो हमें जो रेजिस्टेंस को भी एरर के साथ में शो करना पड़ेगा। तो पहले तो रेजिस्टेंस की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो R = V/I। तो इनकी ट्रू वैल्यू उठा लीजिए, जो बेस वैल्यू है 200 और इसकी कितनी 20, तो V की जगह कितना 200 और I की जगह कितना 20, तो कितना आ गया ये 10 ओम। क्वेश्चन वाला चालाक है, उसने सभी जगह क्या है कि बच्चा यहाँ तक तो पकड़ लेगा, सभी जगह उसने 10 10 10 दे दिए। वो एरर जो इसके साथ एरर अटैच करेंगे हम, उसमें इंटरेस्टेड है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो डेल्टा R/R = 1 आगे आ जाएगा, डेल्टा V/V एंड +1 डेल्टा I/I। इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे
ये आ गई 10 इक्वल टू डेल्टा वी, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 एंड v डिवाइडेड बाई 200 प्लस यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा आई की जगह 0.2 और आई की जगह लिखेंगे 20। डेल्टा आर इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर एंड 4 अपॉन 200 प्लस 0.2 अपॉन 20। तो इसे सॉल्व करके देखा जाए तो ये आ जाएगा 0.3 ओम। देयरफॉर जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10, तो पहले आ गया था, और एरर कितनी 0.3 प्लस माइनस लगाकर इतना ओम। तो सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हुए क्वेश्चन नंबर 14, ये एक ट्रांसफार्मर से प्रॉब्लम आ गई। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता हो। मेन सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट टू ऑपरेट एट 11,000 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट को 11,000 वोल्ट में इसे अपग्रेड करना है, और जो पावर है वो कितनी है 88 वोल्ट दे रखी है। द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट मीन्स सेकेंडरी कॉइल की तरफ करंट पता करना है, इग्नोरिंग द पावर लॉस। वैसे तो पावर लॉस कुछ होता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पावर प्राइमरी कॉइल में है वही सेकेंडरी कॉइल में होगी। तो कुछ ऐसा एक स्कीमेटिक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। वी इन यहाँ पे कितना है 220 वोल्ट, और पी इन, वैसे पी इन और पी आउट तो सेम है, मतलब इधर का दिया हुआ है बेसिकली उसने क्या दिया हुआ है 11,000 वोल्ट पर जो है यहाँ पी आउट हमें कितने में ऑपरेट करना है, कितनी पावर पर 88 वॉट। क्योंकि पावर लॉस कोई है नहीं तो पी आउट जो होगा वही पी इन हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 88 वॉट। तो करंट इक्वल टू क्या होता है वी, करंट को इस तरह से लिख सकते हैं हम, P इक्वल टू क्या होता है वी आई, तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई वी। तो P कितना बेटा यहाँ पे 88 और ये कितना 220 वोल्ट। इतना एम्पियर। अगर यहाँ पर देखें तो हम V सेकेंडरी कह सकते हैं। ये कितना सेकेंडरी कॉइल का बाहर 11,000 वोल्ट। ठीक, तो अब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ की पावर तो सेम है, ठीक है ना, नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इधर की तरफ की जो करंट होगी वो कितनी होगी बेटा, अरे यार तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 ट्रांसफार्मर से है, और इसमें क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, 220 वोल्ट दिया हुआ है और कितना ले जाना है 11,000 वोल्ट तक ले जाना है, और जो पावर जो यूज करनी है वो कितनी करनी है 88 वॉट करनी है हमें, ठीक है। तो करंट इन सेकेंडरी सर्किट पूछा गया है। वैसे तो डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ दिखा देते हैं। ये प्राइमरी कॉइल और ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। इधर की तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है वो कितना है 220 वोल्ट, और इधर की तरफ कितना है 11,000 वोल्ट। पावर में तो कोई लॉस नहीं है, जो पावर इधर होगी P1 कितनी है 88 वॉट, तो इधर भी कितनी होगी P2 डेट इज 88 वॉट। अब करंट निकालना है सेकेंडरी में, तो P इक्वल टू क्या होता है VI, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई V। तो P कितना बेटा 88 और ये कितना 1000 वोल्ट, इतना एम्पियर।
इससे 8 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 मिली एम्पियर। तो हम देख सकते हैं जो ऑप्शन 1 है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम हो गई। डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन दे रखिए टाइम के साथ में, द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू द इनिशियल एक्सेलेरेशन रेस्पेक्टिवली। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते चलते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा 4tq n प्लस बीटा 2t n प्लस गामा n प्लस 0। ठीक, तो इनिशियल अगर देखें तो t इक्वल टू अगर 0 पे हम देख लें इसे, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल क्या आएगा गामा। अगेन एक्सेलेरेशन निकालने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा और ये 12t² प्लस ट्वाइस बीटा, रेस्ट इज 0। अब a इस t इक्वल टू अगर 0 पे अगर हम देखें तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, केवल 2 बीटा आएगा। देयरफॉर v एट t इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 0, तो ये कितना आया था गामा और ये कितना आया था ट्वाइस ऑफ बीटा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट xy, ये लाइन है ऐसे, इज 5 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये रेडियस दे रखी है, मतलब जो स्फीयर की रेडियस है, अगर हम इसको हम r बोलें तो r इक्वल टू हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है 5x/√7। मास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी दिया है तो मैं लिख देता हूँ, ये कितना है 5 kg। ठीक है, तो इसका हमें मालूम करना है x की वैल्यू क्या होगी। तो पहली बात तो ये, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है वो निकाल लेते हैं, वैसे तो याद होना चाहिए, फिलहाल निकाल लेते हैं। अगर हम सॉलिड स्फीयर को सेंटर ऑफ मास से रोटेट करें तो मास m और रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr² आएगा। और ये जो एक्स वाई वाली लाइन है, ये x और y, इसके अबाउट रोटेट करें तो पैरेलल गैप इतना हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई लाइन, ये जो आएगा ये ICM प्लस mr², ये इतना आ जाएगा। ICM की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये आएगा 7/5 mr²। मान लिया कि इसकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो k है, तो इसको लिख सकते हैं mk²। ये कंसेप्ट है, m से m कैंसिल आउट कर दो, तो k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √7/5 और ये r। अब उसने r की वैल्यू हमें दे रखी है, √7/5, जो r की वैल्यू है वो कितनी है 5x/√7। तो यहाँ पर √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया। और रेडियस ऑफ जायरेशन इज ऑल्सो गिवन टू अस, तो ये कितनी है, ये है हमारी, ये भी 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये √5 आ गया बेटा। तो यहाँ से अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या दिखा है, करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दे रखा है V और I के बीच में, तो पूछा है किसका होगा, ये तो हम बताते हैं, ये किसका होता है, डायरेक्ट है, ये सोलर सेल का होगा। ओके बेटा।